नमस्कार दोस्तों। आज अभ्यास एकेडमी के इस YouTube चैनल पे मैं अभिमन्यु गौड़ आपके साथ एक नए टॉपिक को लेकर आया हूं और वो नया टॉपिक जो आज है वह भारतीय इतिहास के अंदर एक ऐसा विषय है जिसमें बहुत सारे बच्चे उसको जब पढ़ते हैं तो उन्हें ये लगता है यार ये याद होगा नहीं होगा, पढ़ते भी हैं तब भी उनकी ये स्थितियां रहती है कि वो उसे भूल जाते हैं। और मैं ये कोशिश करूंगा कि मैं उस टॉपिक को आज उस आसान तरीके से रखूं ताकि वह सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही आसान बने और वह उन्हें लगातार याद रहे ताकि वह एग्जाम में उससे आने वाले सभी सवालों को आसानी से उसका जवाब दे सके। और आज का जो हमारा टॉपिक है वह है अशोक के वह 14 अभिलेख जहां से कोई ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में एक सवाल जरूर बनता है। तो हम आइए मैं शुरू करता हूं अशोक के उन 14 अभिलेखों को लेकर आने वाले सवालों के जवाब। मैं बात कर रहा हूं आपके सामने सम्राट अशोक, जो कि मौर्य वंश का एक राजा रहा 273 से 232 ईसा पूर्व। यह अशोक का समय काल रहा है। मैं आपको थोड़ा इसके बारे में बताना चाहूंगा। मौर्य साम्राज्य एक सम्राट रहे थे बिंदुसार। ये बिंदुसार के पुत्र हैं। कहते हैं कि बिंदुसार के 16 रानियां थी, उनसे 101 बच्चे थे। उन 101 बच्चों में सबसे बड़े सुशिम थे और सबसे छोटे अशोक थे। बिंदुसार चाहते थे कि भाई सुशिम राजा बने, परंतु एक राधागुप्त नाम के एक मंत्री थे बिंदुसार के दरबार में, वह चाहते थे कि अशोक राजा बने। अंततः कहते हैं कि अशोक ने अपने भाइयों की हत्या की और मौर्य साम्राज्य का वह सम्राट बना। इसलिए हमें उन अभिलेखों के बारे में जानने से पहले थोड़ा सा अशोक का ज्ञान हो। वैसे मैं अशोक का एक पर्सनल एक टॉपिक और लेकर आऊंगा जिसमें मैं अशोक के बारे में पूरी वृत्तांत से उसके बारे में जितनी भी बातें बताई गई मैं बताऊंगा। आज हमारा टॉपिक अभिलेख को लेकर है, तो हमारा मुख्य जो फोकस रहेगा वो सिर्फ अभिलेख को लेकर रहेगा। जैसे कि अशोक के बारे में थोड़ा सा एक बात और, अशोक को देवा नाम प्रिय अभिलेखों में बताया गया। आपको सबको पता होगा, ये एग्जाम में बहुत बार सवाल बना कि देवा नाम प्रिय निम्न में से किस शासक को कहा जाता है, तो वह अशोक को कहा जाता है। कहते हैं अशोक ने लगभग 273 ईसा पूर्व में सिंहासन अपने कब्जे में ले लिया था। मतलब सिंहासन रूढ़ ये हो गया था, परंतु 269 ईसा पूर्व में अशोक का राज्याभिषेक हुआ। ये ध्यान रखिएगा, अशोक का 269 ईसा पूर्व में राज्याभिषेक हुआ। इसके 8वें वर्ष की बात थी। हम ईसा पूर्व में चल रहे हैं, ध्यान रखिएगा, बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर 273 ईसा पूर्व में तो सिंहासन रूढ़ हुए, फिर ये क्या हुआ 269 ईसा पूर्व के अंदर राज्यारोहण। तो वैसे बहुत सारे बच्चे जानते हैं और जो नहीं जानते हैं मैं उनको थोड़ा सा बता देता हूं कि हमारे जो ईसा पूर्व होता है उसे हम इंग्लिश में बिफोर क्राइस्ट कहते हैं। ईसा पूर्व के जो सन होते हैं, जितने भी सन, वो सन हमेशा नीचे की क्रम की ओर चलते हैं। मतलब वह ज्यादा से कम की ओर आते हैं। मतलब इसमें जो सन इनका दिया हुआ है कि 100 वर्ष, तो 100 के बाद ये आएगा 99, फिर आएगा 98। और जो हमारा एडी एनो डोमिनी या आफ्टर डेथ जो कहते हैं ईसा मसीह का, जहां से हम ईस्वी की शुरुआत करते हैं, वह आपका 0 के बाद से 1, 2, 3 इस क्रम में आगे बढ़ता है। और इस क्रम में बढ़ता हुआ जैसे कि आज हमारा चल रहा है 2025 ईस्वी, तो वो है हमारा सन। जो हम सन की बात करते हैं, ये क्रम लगभग 269 ईसा पूर्व से 8 वर्ष बाद की बात थी कि 261 ईसा पूर्व में अशोक ने एक युद्ध लड़ा था और उस युद्ध का नाम है
कलिंग का युद्ध। कलिंग का युद्ध ध्यान रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट युद्ध है, एग्जाम में जरूर पूछा जाता है कि कलिंग का युद्ध कब हुआ, किसने लड़ा, इसके क्या परिणाम रहे, वह सब चीजें मैं आपको बताऊंगा। जब हम अशोक के टॉपिक को पर्सनल पढ़ेंगे तो ये युद्ध के परिणाम क्या थे, युद्ध के कारण क्या थे, पर फिर भी मैं आपके सामने थोड़ा सा इस चीज को लेकर इसको आपके सामने एलोबरेट करता हूं, डिस्क्राइब करता हूं कि ये क्यों हुआ, ये युद्ध क्यों हुआ। देखिए अशोक जहां का शासक था उस जगह का नाम था मगध। मगध से पूर्वी राज्यों की तरफ जाते हैं, मतलब मगध से पूर्वी, मगध तो थोड़ा पूर्वी राज्य की तरफ था, और मगध से दक्षिणी राज्यों की तरफ जाते हैं तो इसके बीच के अंदर आपके कलिंग पड़ता था, और कलिंग व्यापार की दृष्टि से, बंदरगाहों की दृष्टि से बड़ा ही महत्वपूर्ण एक स्थान था। इसको जीतने के बाद दक्षिण जो भारत था वह पूरा पूर्व के हाथ में आने की स्थिति में बनता था। इसीलिए कहते हैं कि इस युद्ध का जो कारण था वो एक सामरिक दृष्टि था। वैसे बहुत सी कहानियां, बहुत से कारण है, पर फिर भी हम एक सामरिक दृष्टि का कारण बता रहे थे, एक कारण ये रहा हुआ जिसकी वजह से ये युद्ध हुआ। इस युद्ध में क्या बताया जाता है कि यहां पर एक शासक था जिसका नाम था नंदराज। वैसे तो किताबें शासक के लिए मना करती है, परंतु कुछ सूत्र, कुछ ग्रंथ में पता लगता है कि कलिंग का एक राजा था नंदराज, और अशोक के बीच यह युद्ध हुआ। इस युद्ध में अशोक ने कलिंग को भारी नुकसान पहुंचाया। कहते हैं कि अशोक ने कलिंग के कम से कम 1 लाख लोगों को मौत के घाट उतार दिया था, और लगभग 1.5 लाख लोग घरों से बेघर हो गए थे। जब अशोक ने युद्ध लड़ा, इस युद्ध को लड़ने के बाद जब उसने इन हत्याओं को और इन लाशों को देखा तो अशोक के मन में बहुत आत्मग्लानि हुई। उसको लगा यार ये मैंने क्या कर दिया। बोले कि एक राज्य को पाने के लिए, एक सत्ता को एकीकृत करने के चक्कर में मैंने कितना बड़ा नरसंहार कर दिया। इसी स्थिति के अंदर अशोक ने आगे चलकर इस युद्ध के कारण यहां पर एक धर्म को अपनाया जिसे कहते हैं बौद्ध धर्म। अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया, और बौद्ध धर्म को अपनाकर अपने आप को जनता के सामने ये कह दिया कि अब मैं किसी भी तरह से भेरी घोष या रणघोष की तरफ नहीं जाऊंगा, अब मैं धम्म घोष की ओर जाऊंगा। मैं दिग्विजय की नीति नहीं अपनाऊंगा, अब मैं धर्म विजय की नीति अपनाऊंगा। कि मैं अब नहीं चाहता कि कोई भी नरसंहार करे, बल्कि धर्म की पताका फहराए और धर्म की विजय हो। इसीलिए अशोक ने अपने बौद्ध धर्म में आने के बाद अपनी धम्म की जो नीति थी, उसका जो धर्म का जो एक पालना थी, उसके लिए उसने भारतवर्ष में लगभग 14 अभिलेखों की स्थापना करी। आज हमारा जो टॉपिक है वो इन्हीं 14 अभिलेखों को लेकर है, और इन्हीं 14 अभिलेखों को लेकर हम लोग जो बात करेंगे तो हम कोशिश करेंगे कि 1 बाय 1 आपके सामने ये जितने भी अभिलेख है वह आपको याद हो जाए, और उन अभिलेख में क्या मुख्य बात बताई गई है वह आपको इसी वीडियो को देखते हुए अभी हाथों हाथ याद हो, और जब आप इसके एमसीक्यू लगाने बैठे तो ये 1 बाय 1 करके आप इसके आंसर लगाते रहे। चलिए आइए आप और मैं मिलकर करते हैं अशोक के 14 अभिलेख। देखिए अशोक का पहला अभिलेख, इस पहले ही अभिलेख में अशोक ने जो घोषणा करी वो घोषणा है पशुवध। अशोक ने कहा कि पशु वध पर क्या लगा दी जाए, रोक लगा दी जाए। साथ ही उसने कहा कि यहां पे कोई भी मद्यपान, मांस का सेवन नहीं करेगा। कहने का मतलब अशोक ने अपने पहले ही अभिलेख में यह बात कह दी कि पशुवध निंदनीय है, इसीलिए उसने पहले अभिलेख में आदेश दिया कि पशुवध नहीं होगा। अशोक का दूसरा अभिलेख, इसमें ये पशुवध की जो पहले अभिलेख में बात कही, अब उस बात के अंदर ये 2 चीजों को जोड़ देता है। ये कहता है
कि मनुष्य और पशु दोनों को चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। देखिए पहला अभिलेख में क्या कह रहा है कि पशुवध निंदनीय। दूसरे अभिलेख में क्या कह रहा है, मनुष्य पशु को चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध कराना जरूरी है। तीसरे अभिलेख में कहता है कि मेरे दरबार में जो कर्मचारी काम करते हैं वह प्रत्येक पांचवें वर्ष जनता के मध्य जाएंगे और जनता से उनके सुख दुख को जानेंगे। आप देखिए अशोक की स्थिति, कलिंग के युद्ध में इतना बड़ा नरसंहार किया, परंतु उस नरसंहार ने उसके मन को इतना परिवर्तित कर दिया कि अब बौद्ध धर्म अपनाने के बाद वह व्यक्ति अब ऐसी घोषणाएं करवा रहा है कि आम जनता भी आने वाले समय में इन युद्ध की नीतियों से दूर रहकर एक प्यार मोहब्बत, एक अच्छे समाज का निर्माण कर सके। उन चीजों को लेकर उसने नीतियां बनाई और 14 अभिलेखों के ऊपर उनको सारगर्भित किया। तीसरे अभिलेख में कहता है कि मेरे जितने भी मेरे कर्मचारी हैं, जिसने जहां पर इसने नियुक्त किया था कि मेरे अभिलेखों की जो चीजें लिखी हुई है उसकी जानकारी जाकर वो प्रत्येक 5 वर्ष में जाकर जनता के बीच जाएंगे और पता करेंगे। तो तीसरे अभिलेख में क्या कह रहा है, प्रत्येक 5 वर्ष में मेरे अधिकारी जनता के मध्य जाएंगे और जनता से उनके सुख दुख के बारे में जानेंगे। चौथा अभिलेख अब इसमें कहता है भेरी घोष, जिसे आप और कहते हैं रणघोष, बंद करें। ये कहता है अब युद्ध नहीं लड़ना, अब किसी से युद्ध नहीं करना, अब हमें सिर्फ एक ही घोष चाहिए और वो है हमारा धम्म घोष। ये कहता है कि अब धर्म जिंदा रहे, धर्म की नीति पे चलो, लोगों से प्यार करो, उनसे प्रेम करो, ना कि लोगों से लड़ाई करो। तो चौथे अभिलेख में ये कहता है भेरी घोष बंद हो और धम्म घोष की शुरुआत हो। पांचवा अभिलेख जिसमें ये कहता है कि मैं धम्म महामात्र, वो भी कौन, पुरुष, इनकी नियुक्ति करता है ये, और ये कहता है जनता के बीच जाएं और इस धर्म के बारे में उन्हें बताएं। अब बात करते हैं हम आगे छठे अभिलेख की। आपका छठा जो अभिलेख है वह ये बताता है कि यहां अशोक कहता है कि मैं मेरे महल में रहूं, चाहे बगीचे में रहूं, चाहे मैं अपना कोई दूसरा काम कर रहा हूं, चाहे मैं किसी से मिल रहा हूं, यदि मेरे ही राज्य में से कोई भी परेशान व्यक्ति अगर मुझसे मिलने आता है तो मेरे जो नियुक्त किए हुए कर्मचारी हैं वो सबसे पहले मुझे बताएं, क्योंकि उनकी परेशानी सुनना मेरा सबसे बड़ा कर्तव्य है। यहां पर अशोक ने छठे अभिलेख में ये घोषणा करवाई और वो ये कहता है कि हमें क्या ध्यान रखना जरूरी है, हमें क्या रखना जरूरी है, आत्म नियंत्रण। याद रखिएगा, छठा अभिलेख कहता है अशोक ने घोषणा करी कि भाई राज्य में से कोई परेशान व्यक्ति मुझसे मिलने आए तो मेरे कर्मचारी सबसे पहले मुझे उनसे मिलाए ताकि मैं उनकी परेशानी का समाधान कर सकूं। सातवां अभिलेख कहता है कि मेरे राज्य में जितने भी व्यक्ति रहते हैं वह सहिष्णुता के साथ रहे, वह सभी के धर्म को
सभी चीजों को समझे, सभी के विचारों का सम्मान करें। ऐसा नहीं हो कि मेरे विचार बड़े तेरे विचार छोटे। नहीं, सहिष्णुता का मतलब ही यही होता है कि आपका धर्म भी अच्छा, हमारा धर्म भी अच्छा, आपके विचार भी अच्छे, हमारे विचार भी अच्छे। तो सहिष्णुता का ये 7वें अभिलेख में पाठ पढ़ाता है। 8वां अभिलेख, इसमें अशोक की धम्म यात्रा का वर्णन है। अशोक अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष में बोध गया था। बोध गया जहां पर भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, वहां गया था। और वहां जाकर जो उसने ज्ञान लिया वह अपनी इस बोध गया की यात्रा के बारे में इस 8वें अभिलेख में बताता है। 9वां अभिलेख ये कहता है समारोह की निंदा। ये कहता है अपने समाज के लोगों से आप लोग एक दिखावा करने के चक्कर में जो बहुत बड़ा पैसा खर्च कर देते हैं। एग्जाम्पल कि एक पिता अपनी पुत्री का विवाह करना चाहता है और विवाह के लिए वह एक बहुत बड़ा पैसा खर्च करता है, कर्ज भी लेता है। एक भाई बहन का विवाह करता है, वो भी कर्ज लेता है, क्योंकि समाज में उसे दिखाना है। तो उस जो खर्चा है बेवजह का, उसको रोकें, ऐसे समारोह को का बहिष्कार करें, ताकि समाज के अंदर इस तरीके की जो भावना है वह आगे ना बढ़ पाए। आप सोचकर देखिए कि अशोक ने आज से लगभग 2200-2300 साल पहले ये घोषणाएं करी, ताकि एक सच्चे समाज, एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके। इसके अलावा अशोक अपने 10वें अभिलेख में कहता है कि व्यक्ति यश और कीर्ति को त्याग दे एवं धम्म नीति को अपनाए। अशोक अपने 10वें अभिलेख में कहता है कि व्यक्ति अपने यश को बढ़ाने के चक्कर में, अपनी कीर्ति को आगे ले जाने के चक्कर में बहुत से गलत काम कर बैठता है, जिसकी वजह से समाज के अंदर उसकी यश कीर्ति तो बन जाती है, परंतु वो कितने गुनाहों के साथ आगे बढ़ा है वह इस चीज को भूल जाता है। तो वो कहता है कि यश और कीर्ति के संदर्भ में ना रहें, समाज में लोगों का भला करें, धर्म के साथ जिए, आपकी यश कीर्ति अपने आप ही स्वतः ही बढ़ जाएगी। ये था 10वां अभिलेख। अब बात करते हैं हम 11वें अभिलेख की। आपका 11वां अभिलेख ये कहता है धम्म की परिभाषा। आपके 11वें अभिलेख में आपको क्या बताया गया है कि धम्म क्या है, धम्म का समाज के प्रति क्या सिस्टम है, धम्म हमें क्या दे सकता है, धम्म से हमारे जीवन में क्या परिवर्तन आते हैं। तो धम्म की एक पूरी परिभाषा आपके 11वें अभिलेख में बताई गई है। 12वां अभिलेख, यहां पर अशोक ने धम्म महामात्रों की और नियुक्तियां करी, परंतु यहां धम्म महामात्रों की जो नियुक्ति हुई वह नियुक्ति महिलाओं की हुई। अशोक कहता है कि यहां पर इस 12वें अभिलेख में मैं महिलाओं को भी इस चीज के लिए समान मौका, समान अवसर देना चाहता हूं कि वह भी धम्म महामात्र बने और धम्म की, इस बौद्ध धर्म की जो हमें एक अच्छा जीने का एक तरीका सिखाती है, इसे समाज में वो फैलाए। आप देखिए अशोक का विजन उस समय कितना अच्छा था, अशोक कितनी अच्छी चीजों को सोचता था और कहता है कि महिलाएं भी पुरुषों से कम नहीं है। इसके अलावा 13वां अभिलेख, जहां पर अशोक ने अपने 13वें अभिलेख में माफीनामा दिया है। आप सोचकर देखिए, आज के समय की बात करें तो गलतियां करने के बाद व्यक्ति अपनी गलती को स्वीकार करने की हिम्मत नहीं रखता, वो कतई नहीं कहना चाहेगा कि मैं गलत हूं।
परंतु अशोक ने कलिंग के युद्ध में जो गलती करी, इतने लाख लोगों को मौत के घाट उतार दिया, तो इस बात की आत्मग्लानि की वजह से जब उसने अभिलेखों को लिखवाना शुरू किया तो 13वें अभिलेख में उसने पर्टिकुलर उसने बात कही कि मैंने राजा रहते हुए कौन कौन सी गलतियां की और उन गलतियों के लिए मैं माफी मांगता हूं। बकायदा वो जनता से कहता है कि आप लोग भी ध्यान रहे कि गलती हो जाए तो क्षमा मांग लें, और गलती किसी और से भी हो जाए तो उसे क्षमा कर दें। यही आपका बड़प्पन है। इसके बाद अशोक अपने 14वें अभिलेख में कहता है कि जनता अपना अच्छा जीवन जिए, लोगों का साथ दे, लोगों को साथ ले और जनता का सपोर्ट करें और साथ ही अपने अच्छे जीवन को जीते हुए धर्म के मार्ग पर चले। दोस्तों, ये थे आपके सामने 14 अभिलेख। अब देखिए, ये अभिलेख आप भी कहेंगे कि सर अभिलेख तो इस तरीके से पढ़े हैं परंतु याद नहीं रहते। कोई बात नहीं, मैं कोशिश करता हूं कि मैं आपके सामने इन 14 अभिलेख को किसी माध्यम से थोड़ा याद कराने की कोशिश करता हूं। आप ये कह सकते हैं कि थोड़ा ट्रिकी है, परंतु देखिए विद्यार्थियों, मेरा शुरू से एक ही मकसद रहा कि मैं विद्यार्थियों के साथ को भी शॉर्ट टर्म में काम नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूं कि विद्यार्थियों से पूरा सीखें और सीखने के बाद बिल्कुल कंठस्थ कर लें, ताकि एग्जाम में कहीं से भी सवाल आए उसका आंसर यूं निकल कर आए। ठीक है, कुछ जगह ट्रिक भी पढ़नी पड़ती है। याद रहे, जितना ज्यादा ट्रिक से पढ़ोगे उतना ही आपका दिमाग अवरुद्ध होगा, और दिमाग को अगर अवरुद्ध नहीं करना चाहते हो तो हमेशा पुस्तक को पूरा पढ़ो। पूरा पढ़ोगे तो आपके दिमाग की जितना विस्तार ज्यादा होगा वो आपके लिए अकल्पनीय होगा। फिर भी मैं कोशिश करता हूं कि मैं आपके सामने इन अभिलेख को थोड़ा सा इजी करने की कोशिश करता हूं, ताकि आप लोग इसे आसानी से याद कर सकते हैं। देखिए कैसे याद करते हैं, देखिए कोशिश करते हैं। आपके सामने यह अभिलेख है, पहला अभिलेख। तो ऐसे याद कर ले कि भाई पैसे पहला और पैसे पशुवध। कोशिश करेंगे ऐसे तो याद हो जाएगा, गारंटेड हो जाएगा। देख लीजिएगा, पैसे पहला, पैसे पशुवध। दूसरा अभिलेख, दूसरे अभिलेख में देखिए आप 1 + 1, भाई 2 होते हैं, 1 + 1, और यहां पर किसकी बात हो रही है? एक तो बात हो रही है मनुष्य की, एक बात हो रही है पशु की। तो हम कह रहे हैं कि मनुष्य और पशु दोनों को चिकित्सा का अधिकार है, उन्हें चिकित्सा उपलब्ध करवाई जाए। 3 के अंदर 5 लोग बात कर रहे हैं, 3 के अंदर 5 लोग बात कर रहे हैं। तो आप देखें कि हम कह रहे हैं तीसरे अभिलेख में कि प्रत्येक 5 वर्ष में अशोक के द्वारा नियुक्त किए गए अधिकारी जनता के बीच जाएंगे और जनता की जितनी परेशानियां हैं, सुख दुख के बारे में जानकारी लेंगे। तो 3 का संबंध किससे है? 5 से है। कोशिश करें। देखिए ट्रिक क्या होती है, ये ट्रिक नहीं है, यह एक थोड़ा किसी भी चीज को सरल करने का एक रास्ता होता है। ठीक है, चौथे की बात करते हैं। तो आप देखिए पहला ही शब्द का भेरी घोष, रणघोष। अगर आप देखेंगे भेरी घोष, रणघोष, तो इनके अंदर जो अक्षर बने हुए हैं वो कितने हैं? 4। तो देखिए 4 से रणघोष बना। तो अशोक चौथे अभिलेख में क्या कहता है कि अब रणघोष को बंद करें, हमें कौन सा घोष चाहिए? धम्म घोष चाहिए। देखिए कोशिश कर रहा हूं कि आपके लिए आसान हो जाए। ठीक है, चौथे। 5वें में क्या कहता है? ये 5वें में कहता है कि धम्म महामात्रों की नियुक्ति हो। आप 5 से ऐसे याद करें कि साहब हमारे पंचायत में क्या लोग होते हैं? पंच होते हैं। और पंचायत में जो 5 पंच होते हैं वो 5 पंच ही बैठकर हमारे जो भी गांवों की जो समस्याएं होती है उसका निवारण करते हैं या किसी का न्याय प्रिय कार्य करते हैं। तो ऐसे कह सकते हैं कि ये पंच है, और ये पंच कौन है? धम्म महामात्र है, जो क्या करते हैं? पुरुष है यहाँ पर, और ये क्या करते हैं? इनकी नियुक्तियां की गई जो धम्म की पताका को फहराएंगे। वापस रिपीट करते हैं, पैसे पहला, पैसे पशुवध। दूसरे की बात करें तो एक की बात करी तो मनुष्य और पशु। 3 का संबंध 5 से है, मतलब प्रत्येक 5 वर्ष में मेरे नियुक्त किए हुए जो जितने भी अधिकारी होंगे वो जनता के मध्य जाएंगे, जनता की सुख दुख की स्थिति को जानेंगे। चौथे में बात करें तो चौथे में 4 अक्षर है रणघोष में, तो हम रणघोष और भेरी घोष को बंद करें और धम्म घोष की नीति को अपनाएं। 5वें की बात करें तो 5वें में क्या कह रहे हैं? धम्म महामात्र, जो पुरुषों की नियुक्ति होगी। तो हम 5 से क्या कह सकते हैं? पंच, और 5 पंचायत के पंच होते हैं,
और पंचायत के जो पंच होते हैं वो न्याय का कार्य करते हैं, तो हम कह सकते हैं पंच महामात्र। ठीक है, चलिए आगे देखिए छठा अभिलेख। छठे अभिलेख की बात करते हैं, इसमें छोटे से एक चीज देखिए। मान लीजिए अब तक मैं 5वीं क्लास में था, अब 6ठी क्लास में आया तो मुझे लगा मैं सीनियर हो गया। मैं सीनियर हो गया तो मुझे क्या लगा, कहा मैं किसी को धमका दूंगा। और उतने में 7वीं क्लास का एक स्टूडेंट आया, 8वीं का आया, वो मुझे मार के सिखा रहा है, कभी तू क्या है, जूनियर है। तो ध्यान रहे कि आपको 6ठी क्लास में आने के बाद ध्यान रखना है कि 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं अभी हमारे पास सीनियर और बैठे हैं, इसीलिए हमें हमारे गुस्से पे क्या रखना है, आत्मनियंत्रण। साथ ही अशोक ये भी तो कह रहा है कि कोई बात नहीं, कोई गुस्सा कर गया तो कर गया, मैं आपका सीनियर टीचर हूं, कोई परेशानी है तो कोई बात नहीं, चाहे मैं महल में रहूं, चाहे मैं बगीचे में रहूं, मैं कहीं भी रहूं, मैं किसी भी काम में बिजी हूं, पर अगर कोई जनता परेशान होकर मेरे पास आती है तो मेरे वहां जो कर्मचारी होंगे वो मुझे पहले मिलवाएंगे उससे, ताकि मैं जनता की परेशानी को दूर कर सकूं। कोशिश कर रहा हूं कि मैं देखो किसी माध्यम से आपको याद करवा सकूं। अब बात करते हैं 7वें में बात कही गई है सहिष्णुता की। तो देखिए स से 7 और स से सहिष्णुता याद करने का तरीका है, कोशिश कर रहे हैं। यह बात कर रहे हैं हम 8 के अंदर अशोक की धम्म यात्रा की। अब यात्रा कभी भी सीधी नहीं होती, यात्रा हमेशा टेढ़ी की होती है, तो यात्रा बहुत लंबी भी होती है। तो आप देखिए 8 के अंदर आप खुद देखिए 8 कितना लंबा है, तो कुल मिला के 8 में किसकी बात करी गई है, धम्म यात्रा की। 9वें की बात करते हैं। मान लीजिए आप 10वीं क्लास में हैं, आपका एक साथ का विद्यार्थी वो 9वीं क्लास में है। पहले हुआ करता था 9वीं क्लास के बच्चे 10वीं क्लास के विद्यार्थियों को फेयरवेल पार्टी, विदाई समारोह किया करते थे। तो 9वीं क्लास के जो बच्चे होते थे वो पैसे इकट्ठे करते और एक समारोह का आयोजन करते कि हाँ सब हमारे 10वीं क्लास के जो विद्यार्थी है अब वो जाएंगे, तब उनका सम्मान करते हैं। तो पैसे इकट्ठे कर रहे हैं ना, पैसा खर्च कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए कि 9वें के अंदर आपको मना किया जा रहा है कि समारोह नहीं करना है, नो नहीं करना, पैसे खर्च नहीं करने हैं। तो आप कोशिश करेंगे तो आपको अभिलेख 9 के अंदर क्या बताया गया कि समारोह की निंदा की गई है, कि समारोह के साथ भी जो जनता पैसा खर्च करती है वो बहुत किसी तरीके से किसी काम का नहीं होता। ठीक है, कोशिश कर रहे हैं कि हम जो हमारा 9वां अभिलेख है उस 9वें अभिलेख में हमने क्या कहा, समारोह की निंदा। 10वीं की बात करते हैं। अब 10वीं के अंदर क्या हुआ कि 10वीं के अंदर था कोई यश और कीर्ति नाम के कोई विद्यार्थी होंगे जिनको साहब अच्छे मार्क्स आने पर बड़ा घमंड हो गया, और घमंड हो गया बोला साहब हम तो बहुत ब्रिलियंट है। बोला ठीक है साहब घमंड है तो आप ऐसे याद करें कि 9वीं के अंदर कोई यश और कीर्ति नाम के तो विद्यार्थी थे जिनको बड़ा ही घमंड था साहब कि हमारे अच्छे मार्क्स आए। तो ये कहते हैं अशोक अपने 10वें अभिलेख में कि यश और कीर्ति पे अपने आप का अभिमान ना करें, यश कीर्ति को बढ़ाने के चक्कर में जनता पे जुर्म ना करें। तो याद रहे कि यश कीर्ति के चक्कर के अंदर इतना ज्यादा घमंड ना करें। तो ये आपके सामने 10वां अभिलेख। अब बात करते हैं 11वें अभिलेख की। 11वें अभिलेख में सीधा क्या रखा है, धम्म की परिभाषा। ठीक है साहब, कि जब यश और कीर्ति 11वीं क्लास में आए, जब धम्म की परिभाषा पढ़ी तो ढंग से याद नहीं हो रही थी, उनको लग गया कि हम बेफजूली घमंड कर रहे थे 10वीं क्लास के अंदर। मतलब 10वें अभिलेख में क्या कहा गया, यश और कीर्ति की निंदा की गई है। तो यहाँ पर आपके 11वें में आ गई धम्म की परिभाषा। अब 12वीं के बाद आप देखिए कि 12th क्लास में लड़कियां, जब 12th क्लास में तो वहां भी फेयरवेल पार्टी होती है, विदाई समारोह होता है। तो 12th क्लास के अंदर लड़कियां बड़ी सज धज के आती है, साड़ी वाड़ी पहन के, साहब हाँ आज हमारी फेयरवेल पार्टी है। तो आप यहाँ देखिए कि 12वीं क्लास के अंदर जो नियुक्ति हो रही है वो किसकी हो रही है, महिलाओं की हो रही है। तो आप देखिए कि 12वें अभिलेख में धम्म महामात्र के नाम पर किसकी नियुक्ति है, महिला की नियुक्ति है। अब 13वें अभिलेख में जब 12वीं क्लास पास कर ली सब विद्यार्थियों ने, बोले आए साहब फर्स्ट ईयर में या 13वीं क्लास में आने के बाद उनको लगा हमने ये गलतियां करी है, ये चीजें हुई है, तो वो 13वीं अभिलेख में कहा गया माफीनामा। तो 13वीं क्लास में आकर उन विद्यार्थियों ने क्या मांग ली, माफी। लीजिए साहब, जब माफी मांग ली तो उनको लगा अब हमारा जीवन अच्छा हुआ है, अब हमें जनता के साथ तरीके से रहना चाहिए और जीवन को अच्छे तरीके से जीना चाहिए। तो 14वें अभिलेख में आकर हमने किसकी बात कर ली, जनता और जीवन की। देखिए विद्यार्थियों, मेरी तरफ से कोशिश थी कि मैं आपको इन 14 अभिलेखों के बारे में जितना ज्यादा हो सके उतना आसानी से इन चीजों को समझाऊं, जितना ज्यादा हो सके इनको वृतांत तरीके से चीजों को बताऊं, ताकि आप लोग जब इन अभिलेख को पढ़ें तो आपको ये टफ नहीं लगे। इसी के साथ अभ्यास एकेडमी आगे आपके लिए और ऐसे टॉपिक लेकर आएगा
ताकि ये बहुत आसानी से आपके लिए आ सके। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।